हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीएनएस। मैं आपकी जूलॉजी ट्यूटर याशिता मैम। आज हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे क्रॉप इम्प्रूवमेंट के बारे में। तो क्रॉप इम्प्रूवमेंट क्या होता है और क्यों ये जरूरी होता है, सबसे पहले थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो क्रॉप जो हमारा टॉपिक है उसका क्या नाम है, दैट इज क्रॉप इम्प्रूवमेंट। जो क्रॉप्स ग्रो हो रहे हैं उनकी इम्प्रूवमेंट। आखिर सबसे पहले क्रॉप इम्प्रूवमेंट को पढ़ने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि आखिर क्या जरूरत पड़ी है, आखिर क्यों जरूरी है कि क्रॉप इम्प्रूवमेंट जो है उसे पढ़ा जाए, उसे जो है अप्लाई किया जाए। क्रॉप इम्प्रूवमेंट जो प्रोसेसेस हैं या टेक्निक्स हैं वो आखिर क्यों हो रहे हैं। तो अगर हम लोग इसे समझें तो सबसे बड़ा जो इसका जो मेन कॉज है दैट इज पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या है, दिन प्रतिदिन इंक्रीज होते जा रही है। अगर आप इंडिया को देखें तो इंडिया का जो है पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 रैंक है इंडिया का। सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड कंट्री इंडिया हो गई है, सेकंड नंबर पे चाइना है। तो ये जो बढ़ती हुई पॉपुलेशन है, तो हर इंसान जो इंक्रीज जो है पॉपुलेशन का जो इंक्रीज हो रहा है, तो हर इंसान की नेसेसिटी क्या है, बेसिक नेसेसिटी फूड। फूड अगर आप देखें तो जो लैंड है वो तो लिमिटेड है, लेकिन जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज होते जा रही है। तो इस चीज का ध्यान रखना कि क्रॉप्स को विद दैट लिमिटेड लैंड अच्छे से ज्यादा अमाउंट में क्रॉप्स को क्या किया जा सके, ग्रो कराया जा सके। उन क्रॉप्स के अंदर जो है जो न्यूट्रिशन है वो बहुत ज्यादा हेल्दी अमाउंट में रहे, बहुत ज्यादा हैवी अमाउंट में रहे। और साथ ही साथ में वो जो क्रॉप है, जैसे कि बहुत सारे जो क्रॉप्स हैं वो डिस्ट्रॉय इस वजह से हो जाते हैं क्योंकि उनके ऊपर बहुत सारे बायोटिक और एबायोटिक स्ट्रेस आते हैं। तो अगर आप देखें तो इसका रीजन क्या है, पॉपुलेशन, ठीक है। और अगर आप देखें तो बहुत सारे ऐसे स्ट्रेसर्स हैं जो या फिर बायोटिक बायोटिक और एबायोटिक स्ट्रेस हैं प्लांट्स के, जिनकी वजह से जो प्लांट्स हैं या जो क्रॉप्स हैं उनके ऊपर अफेक्ट आता है। एबायोटिक स्ट्रेस के अंदर जैसे कि मान लीजिए ड्रॉट की कंडीशन है या फिर फ्लड की कंडीशन है, या टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कोल्ड हो जा रहा है, या हॉट टेम्परेचर हो जा रहा है, या हैवी रेनफॉल हो जा रहा है, या फिर नो रेनफॉल हो रहा है, ठीक है। बायोटिक स्ट्रेस में अगर आप देखें तो जैसे कि पैथोजन हो गए, इंसेक्ट्स हो गए, वीड हो गए, तो बहुत सारे ऐसे बायोटिक और बहुत सारे ऐसे एबायोटिक स्ट्रेसेस हैं, एबायोटिक और बायोटिक स्ट्रेसेस हैं जो कि क्रॉप के ऊपर बहुत ज़्यादा अफेक्ट डालते हैं और क्रॉप के जो प्रोडक्शन है उसके ऊपर अफेक्ट डालते हैं। तो इन सब चीज़ से डील करने के लिए कि पॉपुलेशन जो है उसकी नीड को फुलफिल किया जा सके, नीड को क्या किया जा सके, फुलफिल किया जा सके। बायोटिक और अबायोटिक स्ट्रेस जो है क्रॉप्स के, उसके उससे ओवरकम हो जाया जा सके। मतलब ऐसी वैरायटी जो है वो डेवलप किया जाए जिसके ऊपर जो है वो रेजिस्टेंट हो बायोटिक और अबायोटिक स्ट्रेसेस द्वारा। उस जैसे कि कुछ ऐसे वैरायटी ड्रॉट जो है डेवलप किए जाए विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग, ताकि जो है ऐसी क्रॉप वैरायटी डेवलप हो जो कि ड्रॉट रेजिस्टेंट हो, फ्लड रेजिस्टेंट हो, ठीक है, या फिर पैथोजन रेजिस्टेंट हो, इंसेक्ट रेजिस्टेंट हो, वीड रेजिस्टेंट हो, ठीक है। तो ये दो पर्पस हो गया। उसके बाद क्या है, थर्ड मेन मोटिव दैट इज इनकम को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है, कि इनकम जो है ओवरऑल वो इंक्रीज हो सके, ठीक है। फिर उसके बाद कमर्शियल यूज को क्या किया जा सके, इंक्रीज किया जा सके, कि भाई
सिर्फ और सिर्फ क्रॉप को बनाना ही नहीं है, उनको सिर्फ इम्प्रूव ही नहीं करना है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप को सिर्फ और सिर्फ लैब में बनाना ही नहीं है, उसको मार्केट में भी लाना है, उसे कमर्शियलाइज भी करना है ताकि फार्मर्स उसे यूज कर सके, उससे बेनिफिट्स हो सके। ठीक है, तो कमर्शियल जो यूज है उसे इंक्रीज करना। फिर जो न्यूट्रिशनल क्वालिटी है उसे इंक्रीज करना। तो ये सब जो है मेन पर्पस है या मेन फैक्टर्स है किस चीज के लिए, क्रॉप इंप्रूवमेंट के लिए। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम लोग ये समझते हैं कि क्रॉप इंप्रूवमेंट जो है वो किस तरीके से होता है। क्रॉप इंप्रूवमेंट के लिए बहुत सारे जो टेक्निक्स हैं वो किए जाते हैं, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निक्स जो हैं वो है बायोटेक्नोलॉजी का यूज करना, जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज करना, और इस बायोटेक्नोलॉजी जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू क्या बनाया जाता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को बनाया जाता है। तो अगर हम लोग जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स की हिस्ट्री के बारे में बात करें तो सबसे पहले जो टोबैको प्लांट्स थे वो इंजीनियर्ड किए गए थे रेजिस्टेंट टू हर्बिसाइड, और कहाँ पे किया गया था, फ्रांस और यूएसए में 1986 के अंदर। तो 1986 में जो टोबैको प्लांट्स थे वो जेनेटिकली इंजीनियरिंग द्वारा इंजीनियर्ड किए गए थे, किसके अगेंस्ट, रेजिस्टेंट टू हर्बिसाइड, और कहाँ पे हुआ था, फ्रांस और यूएसए में 1986 में। पहला कंट्री जो कि कमर्शियलाइज किया था ट्रांसजेनिक प्लांट्स को, ठीक है, तो सबसे पहला कंट्री जो कि कमर्शियलाइज किया था ट्रांसजेनिक प्लांट्स को वो था चाइना। और ये किस प्लांट को जो है उस समय पे सबसे पहले किया था, दैट वाज वायरस रेजिस्टेंट टोबैको प्लांट इन 1992 में चाइना पहला ऐसा कंट्री बना था जो कि ट्रांसजेनिक प्लांट्स को कमर्शियलाइज किया था, और ये प्लांट कौन सा था, वायरस रेजिस्टेंट टोबैको प्लांट या टोबैको क्रॉप था। उसके बाद 1994 में कार्लजीन जो है वो अटेन किया था अप्रूवल को ताकि कमर्शियली इसे रिलीज किया जा सके फ्लावर्स वार टोमेटो को, और इसकी ये प्रॉपर्टी थी कि ये जो है जेनेटिकली इस तरह से इंजीनियर किया गया था कि इस जो टोबैको प्लांट था या टोबैको क्रॉप था, फ्लावर्स वार टोबैको नहीं टोमेटो, फ्लावर्स वार टोमेटो, इसका जेनेटिकली इसे इंजीनियर किया गया था, और ये कुछ इस तरह की वैरायटी थी जिसके पास ये प्रॉपर्टी थी, इसका जो सेल्फ लाइफ था ना इसके पेरेंट क्रॉप से या इसके नेचुरल वैरायटीज से उनसे ज्यादा लंबा था, मतलब ये ज्यादा समय तक जो है सही से रखा जा सकता था और इसे यूटिलाइज किया जा सकता था। तो 1994 में यूरोपियन यूनियन जो है वो अप्रूव किया था टोबैको इंजीनियर्ड प्लांट को जो कि रेजिस्टेंट था हर्बिसाइड द्वारा, और ये कौन सा हर्बिसाइड से रेजिस्टेंट था, दैट वाज ब्रोमोमैक्सिलिन। ये पहला फर्स्ट जेनेटिकली इंजीनियर क्रॉप जो की था जिसका कमर्शियलाइजेशन किया गया था यूरोप के अंदर। उसके बाद 1995 में बीटी पोटैटो जो था वो अप्रूव किया गया था बाय इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, जो कि इसको ये बताया था कि ये जो है बीटी पोटैटो ये पहला पेस्टिसाइड प्रोड्यूसिंग क्रॉप है, और ये अप्रूव हुआ था यूएसए में। ठीक है, कब, 1995 के अंदर। तो ये जो सिनेरियो था इस तरीके से इंक्रीज होता गया, और लगभग 2019 में 11 ऐसे ट्रांसजेनिक क्रॉप्स हो गए थे जो कि कमर्शियलाइजली यूज किए जा रहे थे, उसे कमर्शियलाइज कर दिया गया था, और 25 डिफरेंट ऐसे कंट्रीज थे जहां पे ये 11 ट्रांसजेनिक क्रॉप्स जो थे वो कमर्शियली यूज होने लगे थे। तो प्रोसेस क्या होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग का जिसके थ्रू ये क्रॉप्स जो है वो बनाए जाते हैं। तो पहला जो स्टेप होता है वो ये चीज होता है कि चूज करना कि आखिर आपको कौन सा वैरायटी या किस तरह की जो प्रॉपर्टी है आपको क्रॉप में देखना है, और अगर आपको वो प्रॉपर्टी उस क्रॉप में देखना है तो उसके लिए कोई पर्टिकुलर जीन होगा, उस जीन को सेलेक्ट करना, उस जीन को चूज करना। क्यों? क्योंकि एक जीन एक किसी कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो आपको डिसाइड करना है ना कि उस क्रॉप में किस चीज के लिए आपको चाहिए, क्या चीज आपको चाहिए। ठीक है, मान लीजिए अगर आपको
स्ट्रेस रेजिस्टेंस बनाना है, ड्रॉट रेजिस्टेंट बनाना है, तो उसके लिए कोई ना कोई पर्टिकुलर जीन होगा, तो उसे चूज करना, उसे सेलेक्ट करना, फिर उसे इंट्रोड्यूस करना होस्ट के अंदर, ताकि वो उसके अगेंस्ट जो भी मॉडिफाइड प्रोटीन है उसे शो कर सके, वो उस प्रॉपर्टी को शो कर सके। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि चूज करना और आइसोलेट करना उस जीन को जिसे हमें जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के अंदर डालना है। उसके बाद एज 2012 बहुत सारे ऐसे कमर्शियलाइज जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स हैं हो गए थे जिनके पास ऐसे जीन्स थे जो कि उन्हें प्रोटेक्शन दे रहे थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेस द्वारा, जैसे कि इंसेक्ट्स द्वारा या फिर हर्बिसाइड्स टॉलरेंट वैरायटी जो है ये सब डेवलप हो चुकी थी। फिर उसके बाद क्या नेक्स्ट स्टेप होता है कि जो जीन आइसोलेट किया गया है, पहले तो आप जो भी जीन था उसे सेलेक्ट कर लिए हैं, अब उसके बाद उसे आइसोलेट भी तो करना होगा। आइसोलेट के लिए क्या करना होता है, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं डिफरेंट डिफरेंट जो कि पर्टिकुलर होंगे उस पर्टिकुलर जीन के लिए, उसके हेल्प से उसे आइसोलेट किया जाता है। ठीक है, तो आइसोलेट करना उस जीन को विद द हेल्प ऑफ यूजिंग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है वो पर्टिकुलर होता है, जिस हिसाब का जीन होता है उस हिसाब का जो भी टाइप होता है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का, उस हिसाब से उस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को यूज किया जाता है। उसके बाद पीसीआर का भी यूज किया जाता है, किस लिए, एम्प्लीफिकेशन के लिए, कि मान लीजिए जो भी जीन सेगमेंट को लिया गया है तो उसे तो बहुत सारे प्लांट्स में या क्रॉप्स में डालना है, उसको एक बहुत ही वाइड रेंज में यूज करना है, तो उसे एम्पलीफाई करना भी तो जरूरी होगा ना। तो पीसीआर में होता क्या है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिसमें एम्पलीफिकेशन का काम होता है। इसमें पहले डीनेचर किया जाता है, फिर उसके बाद एनीलिंग की जाती है, फिर एक्सटेंशन के थ्रू जो सेगमेंट है उसे एक्सटेंड किया जाता है, इलोंगेट किया जाता है। तो पीसीआर के थ्रू जो सेगमेंट है या जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको एम्पलीफाई किया जाता है। इसके बाद जो जीन चूज किया गया है उसको उस डोनर, जिस भी पर्टिकुलर डोनर है उसके जीनोम में इंसर्ट किया जाता है, और इसके थ्रू जो है ये जो प्रोसेस है विद द हेल्प ऑफ वेक्टर किया जाता है। अब मान लीजिए कोई डीएनए सीक्वेंस जो है वो पता है, लेकिन जो कॉपीज ऑफ जीन जो कि चाहिए हमें, जिसकी कॉपी हमें बनाना है वो नहीं पता है, तो इसे आर्टिफिशियली भी बनाया जाता है विद द हेल्प ऑफ लाइब्रेरीज या डीएनए लाइब्रेरीज। तो कुछ ऐसे जीन्स होते हैं जिन्हें हमें पता है कि ये जीन जो है ये इस कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और ये जीन इस कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इस जीन का ये सीक्वेंस होगा, लेकिन उस जीन का पर्टिकुलर जो कॉपी है ना वो नहीं प्रेजेंट है। तो आर्टिफिशियली भी जीन को बनाया जाता है लाइब्रेरीज द्वारा, ताकि ये जो है उस जीन ऑफ इंटरेस्ट को बनाया जा सके और फिर उसे इंट्रोड्यूस किया जा सके विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मिड, विद द हेल्प ऑफ क्लोनिंग वेक्टर, और फिर उसे इंट्रोड्यूस किया जा सके उसके होस्ट के अंदर। तो जीन जो है जो कि इंसर्ट किया गया है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म में, ये कंबाइंड रहता है जेनेटिक एलिमेंट्स द्वारा ताकि ये वर्क कर सके प्रॉपरली। मतलब सिर्फ और सिर्फ जीन को ही नहीं डाला जाता है उस जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के अंदर, उसके साथ में जीन के साथ और भी बहुत सारे ऐसे सीक्वेंसेस होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं, और इन सीक्वेंसेस का इंपॉर्टेंस ये होता है कि ये जो है इस चीज का ध्यान रखते हैं कि जो वर्क है प्रॉपरली उस जीन का उस ऑर्गेनिज्म के अंदर चलता रहे। फॉर एग्जाम्पल जीन के पास मॉडिफिकेशन का जो है वो ये जीन्स जो है मॉडिफाई भी किए जा सकते हैं फॉर बेटर एक्सप्रेशन, और इसके इफेक्टिवनेस के लिए जीन्स को और भी ज्यादा मॉडिफाई भी किया जाता है। एज वेल एज जो जीन इंसर्ट किया जा रहा है, मोस्ट कंस्ट्रक्शन जो है इनके पास जो है जिनके पास प्रोमोटर प्रेजेंट होता है, टर्मिनेटर रीजन प्रेजेंट होता है, और इसके साथ ही साथ में सेलेक्टेबल मार्कर जीन्स जो है वो भी इसके पास प्रेजेंट होता है। तो ये जो प्रोमोटर रीजन्स होते हैं
ये किस लिए हेल्पफुल होते हैं? प्रोमोटर रीजंस जो है वो इनिशिएशन के लिए हेल्पफुल होते हैं। ये इन जीन्स का इनिशिएशन जो है ट्रांसक्रिप्शन का, वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और इसलिए भी हेल्पफुल होते हैं ताकि कंट्रोल किया जा सके लोकेशन को, कि कहाँ पे जीन का जो एक्सप्रेशन है उसका लोकेशन क्या होगा, और लेवल को कंट्रोल करने के लिए भी इम्पॉर्टेंट होता है कि जो जीन एक्सप्रेशन हो रहा है उसका लेवल क्या है। अगर आप टर्मिनेटर की बात करें तो जो टर्मिनेटर रीजन प्रेजेंट है वो इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है कि जब जीन का एक्सप्रेशन हो गया उसके बाद जब ट्रांसक्रिप्शन को स्टॉप करना है तो उसके लिए टर्मिनेटर रीजंस जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। इसके साथ ही साथ में जो सेलेक्टेबल मार्कर प्रेजेंट होते हैं उनका ये काम होता है कि वो जो है उनके पास कुछ एडिशनल एंटीबायोटिक जो रेजिस्टेंट जीन्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ताकि ये जो है जब सेल्स में डाले जा रहे हैं तो उन्हें जो है उनके बीच में आइसोलेशन के लिए या उन्हें जो है सेपरेशन के लिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए, आइसोलेशन नहीं आइडेंटिफिकेशन के लिए बिटवीन द ट्रांसफॉर्म सेल एंड नॉन ट्रांसफॉर्म सेल के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये जो है ये इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक्स हैं जहाँ पे बहुत सारे ऐसे कंस्ट्रक्शंस जो हैं वो किए जाते हैं और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजीज का यूज किया जाता है ताकि ये जो है जीन इसे डाला जा सके जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए। और इसमें वेरियस रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक्स जो हैं वो यूज होते हैं, जैसे कि रिस्ट्रिक्शन डाइजेस्टेज जो है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो हैं वो यूज होते हैं, लाइगेस एंजाइम जो है वो यूज होता है, लाइगेशन का प्रोसेस होता है, मॉलिक्यूलर जो क्लोनिंग है वो होती है, और ये जो मैनिपुलेशन है डीएनए का वो जनरली होता है प्लाज्मिड में। प्लाज्मिड होता क्या है? प्लाज्मिड क्या है? प्लाज्मिड एक क्लोनिंग वेक्टर है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ वेक्टर यूज किए जाते हैं नेसेसिटी के हिसाब से कि किस तरह का जीन ऑफ इंटरेस्ट है उस हिसाब से, और होस्ट किस तरह से, लेकिन मैक्सिमम जो है वो प्लाज्मिड की जो डिफरेंट वैरायटी है एज क्लोनिंग वेक्टर वो यूज होता है। तो आखिर क्रॉप लाइवस्टॉक जो इंटीग्रेशन है वो क्यों इंपॉर्टेंट है? तो अभी तक तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? क्रॉप इंप्रूवमेंट के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, क्रॉप इंप्रूवमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है ये हम लोग पहले ही डिस्कस कर लिए थे। क्रॉप इंप्रूवमेंट का हिस्ट्री क्या है ये भी हम लोग पढ़े हैं। क्रॉप इंप्रूवमेंट में जो बहुत सारे जो स्टेप्स हैं वो किस तरीके से होते हैं, किस तरीके से जीन ऑफ इंटरेस्ट को डाला जाता है, जीन में क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, वो क्यों इंपॉर्टेंट होती है, किस तरीके से रिस्ट्रिक्शन एंजाइम लाइगेज का इंपॉर्टेंस होता है, और जीन ट्रांसफर टेक्निक्स के लिए भी ना बहुत सारे टेक्निक्स यूज किए जाते हैं, जैसे कि कहीं माइक्रो इंजेक्शन का यूज किया जाता है, कहीं एग्रोबैक्टीरियम मेडिएटेड जीन ट्रांसफर टेक्निक यूज किया जाता है, ताकि ओवरऑल जो इंट्रोडक्शन है ना उस जीन का उस पर्टिकुलर क्रॉप के अंदर वो हो सके। ठीक है, तो आप जो है ये जब जीन ट्रांसफर टेक्निक्स को पढ़ेंगे तो उसमें आप ये सब चीज पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्रॉप इंप्रूवमेंट जो है ये तो अभी तक हम लोग पढ़ लिए। अब एक और सब टॉपिक होता है दैट इज क्रॉप लाइवस्टॉक इंटीग्रेशन या फिर क्रॉप लाइवस्टॉक इंटीग्रेटेड मेथड या प्रैक्टिसेस। तो ये एक ऐसा सिनर्जिक्स होता है जो कि डिफरेंट फार्मिंग इंटरप्राइजेस में यूज किया जाता है ताकि जो फूड है और जो न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी है उसे अच्छे से मेंटेन किया जा सके, इनकम जो है उसे इंक्रीज किया जा सके, और जो रिस्क है रिसाइलेंस का उसे रिड्यूस किया जा सके, और ओवरऑल जो रिसाइलेंस है, रिस्क है किसी भी तरह का डिजीज का या फिर जो हार्मफुल एक्टिविटी है उसको डिक्रीज किया जा सके, और ओवरऑल जो रिसाइलेंस है उसे इंक्रीज किया जा सके। तो ये जो इंटीग्रेटेड सिस्टम है ये ओवरऑल इंप्रूव करता है इनपुट और आउटपुट रेशियो को, दैट इज इनपुट आउटपुट रेशियो ऑफ वाटर, इनपुट आउटपुट रेशियो ऑफ लैंड, लेबर एंड अदर इक्विपमेंट्स दैट आर बीइंग यूज्ड इन दिस प्रोसेसेस। तो ये जो इंटीग्रेटेड मेथड है जिसमें क्रॉप्स और लाइवस्टॉक को एक साथ इंटीग्रेटेड मैनर में जो है
ये इस चीज़ का मेंटेनेंस देखा जाता है कि क्रॉप का भी इम्प्रूवमेंट हो, लाइफ स्टॉक जो है उनका भी इम्प्रूवमेंट हो, ताकि ओवरऑल जो है इनकम इंक्रीज हो सके, रिस्क जो है या बायोटिक एबायोटिक फैक्टर्स जो है उन्हें डिक्रीज किया जा सके, फूड का प्रोडक्शन अच्छे अमाउंट में हो, उसकी क्वालिटी अच्छे से हो। तो ये जो इंटीग्रेशन है क्रॉप और लाइफ स्टॉक्स का, ये स्पेशली गोट्स ग्राउंडनट्स का होता है। म्यूकाना के पास इमेंस पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है वुमेन में और चिल्ड्रन में। तो ये सारे कुछ एग्जांपल्स हैं, पहले आप इसे नोट करिए। इसके बाद थोड़ा सा आप लाइफ स्टॉक इम्प्रूवमेंट क्या होता है इसे भी देख लीजिए। लाइफ स्टॉक इम्प्रूवमेंट एक ऐसा प्रोसेस है या एक ऐसा प्रैक्टिस है जो कि डिपेंड करता है ऑन द रिसर्च फॉर द डेवलपिंग कंप्राइजिंग फार्म्स एंड एक्सटेंशन मैनेजमेंट। इसके अंदर आर्टिफिशियल ब्रीडिंग, डीएनए एनालिसिस, फिजियोलॉजी, रिप्रोडक्शन, एपिडर्मोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, इन सारे का यूज होता है। तो अभी तक हम लोग जैसे जब क्रॉप इम्प्रूवमेंट को पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोग देखे ना कि क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या क्या टेक्निक यूज किए जाते हैं। उसी तरह से जो लाइफ स्टॉक इम्प्रूवमेंट है जिसमें इस चीज का ध्यान रखना कि बहुत सारा जो ऐसा पोर्शन है पॉपुलेशन का, ह्यूमन पॉपुलेशन का, जो कि क्या करता है, जो कि कंज्यूम करता है एनिमल्स को और वो ओमनीवोर है, उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट डाइट जो है ये एनिमल्स है। तो और साथ ही साथ में डाइट के साथ ही साथ में बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं और ये ऑर्गेनिज्म है जो कि वेरियस इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ड्रग्स, फॉर इन लेदर इंडस्ट्री, इन अंदर जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज है उनमें। तो ओवरऑल ये जो लाइफ स्टॉक है इनको मैनेज करना, इनको इम्प्रूव करना, ये जो वैरायटी है प्रेजेंट नेचुरल वैरायटी, इनसे भी और अच्छी वैरायटी को डेवलप करना जिसके अंदर हायर न्यूट्रिशनल वैल्यू हो, जो कि डिजीज रेजिस्टेंट हो, जो कि जिसके अंदर जो प्रोटीन्स हैं, मिनरल्स हैं, विटामिन हैं, उनका कंटेंट हाई हो। तो इन सारी चीजों का ध्यान रखना जो है ओवरऑल लाइफ स्टॉक इम्प्रूवमेंट के अंदर आता है। लाइफ स्टॉक इम्प्रूवमेंट कराने के लिए वेरियस जो फील्ड है उनका यूज किया जाता है, बायोटेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज किया जाता है, आर्टिफिशियल ब्रीडिंग का यूज किया जाता है, माइक्रोबायोलॉजी का यूज किया जाता है, डीएनए एनालिसिस, फिजियोलॉजी, एपिडर्मोलॉजी, ये सारी चीजों का जो है एनालिसिस और टेस्टिंग और यूज किया जाता है ताकि ओवरऑल जो लाइफ स्टॉक इम्प्रूवमेंट है वो हो सके। तो पहले आप इसे नोट करिए। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है लाइफ स्टॉक इम्प्रूवमेंट के अंदर, दैट इज क्रॉस ब्रीडिंग। क्रॉस ब्रीडिंग के अंदर बहुत सारे तरह के क्रॉसेस आते हैं जैसे क्रिस क्रॉसिंग, ट्रिपल क्रॉसिंग, बैक क्रॉसिंग, ठीक है। तो ये सारे ऐसे कुछ मेथड्स हैं जिनके थ्रू जो लाइफ स्टॉक इम्प्रूवमेंट है वो होता है। तो इस लेक्चर में मेनली जो हमारा मेन टॉपिक था वो क्या था, क्रॉप इम्प्रूवमेंट, वो क्यों इम्पॉर्टेंट होता है, उसके लिए क्या क्या जो है अप्रोचेस किए जाते हैं, ये सारी चीजें हम लोग ब्रीफली पढ़े हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। और ये भी पढ़े कि किस तरीके से क्रॉप्स का जो इम्प्रूवमेंट है ये इंटीग्रेटेड मैनर में लाइफ स्टॉक के साथ भी किया जाता है और लाइफ स्टॉक इम्प्रूवमेंट में भी क्या क्या चीज़ें यूज़ की जाती हैं, किस तरीके से इसमें जो है क्रॉसिंग के टेक्निक्स लगाए जाते हैं, उसके बारे में थोड़ा बहुत हम लोग इसमें पढ़े हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दैट इज़ कि अगर आपको ये जो लेक्चर है ये समझ में आया है और आप चाहते हैं कि आपका जो सिलेबस है उससे रिलेटेड हर टॉपिक को आप पढ़ें और समझें, तो इसके लिए आप जो है प्ले स्टोर से DNS एडुकेयर ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पे एनरोल हो सकते हैं। और इसके अंदर आपको विद इन 3 मंथ्स आपका जो सिलेबस है उससे रिलेटेड सारे टॉपिक्स जो हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे विद इन 3 मंथ्स। आपको यहाँ पे PDF अवेलेबल रहेगा, आपके जो नोट्स हैं वो, इसके साथ ही साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ऑनलाइन इंटरेक्टिव क्लासेस और जो भी आपका जो टॉपिक्स हैं वो सारे ही इसमें डिस्कस होंगे। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।